हेलो। सेक्शन 73 और सेक्शन 20 का इंटरप्ले समझ में आया सबको? सेक्शन 73 सेक्शन 20 का इंटरप्ले। हेलो। यस सर। राइट। तो सेक्शन 73 और सेक्शन 20 में हमने क्या क्या सीख लिया है? ठीक है, अब हम सेक्शन 16 देखते हैं एक बार। सेक्शन 16 निकालो। सेक्शन 16 ऑफ एसआरए। सेक्शन 16, सेक्शन 14 भी हमने कर लिया, सेक्शन 16 देखते हैं एक बार। अरे क्लास में बच्चों को कह दो जरा यार। फोन करना है आगे सर। क्या दिया मैंने? ठीक है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 बताता है हु। सेक्शन 16 बताता है हु कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हु कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 16 बताता है कि कौन लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें भी देखो सेक्शन 16 बताता है हु कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 20 इसमें ऑलरेडी आ गया है। तो सेक्शन 20 में कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हु कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? द पर्सन हु हैज ऑलरेडी सॉट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगर तुमने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है तो तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी लोगे नहीं। तो सेक्शन 16 बताता है कि कौन लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। चीजें कितनी सिंपल हो रही हैं देखो। Who has become incapable of performing or violates an essential terms of the contract that on his part remains to be performed or acts in fraud of the contract or willfully acts at variance with or in subversion of or relation intended to establish by the contract। ठीक है, देखो इसमें जो सेक्शन 16 का जो बी है ना, सेक्शन 16 का जो बी पार्ट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज प्लीज अंडरलाइन essential term of the contract। essential term of the contract, तो essential term of the contract को हम कह सकते हैं material fact, material term, सॉरी material term। essential term को हम material term बोल सकते हैं या फिर essential condition बोल सकते हैं, essential term बोल सकते हैं या essential condition बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि if this material term is not complied, if this material is not complied, it means that the contract has become infructuous। the contract has become infructuous, FRUCTIOUS। infructuous मतलब जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिजल्ट मिलना था या फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेशनशिप बननी थी वो डिजायर्ड रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है, वो जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये तय हुआ कि ए विल गिव 10,000 रुपीज टू बी एंड बी हैज टू ग्रो क्रॉप्स, मगर बी क्या कर रहा है? क्रॉप्स नहीं उस पर कर रहा है, बी उस पर क्या कर रहा है? बी उस पर कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। सो द मटीरियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वायलेटेड। सो मटीरियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वायलेटेड। सिंस द मटीरियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वायलेटेड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनफ्रक्चुअस। जो रिलेशनशिप बनने वाली थी वो रिलेशनशिप बनी ही नहीं। ठीक है, तो दो पार्टीज हैं ए और बी, और बी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो करता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट का जो इसेंशियल
एसेंशियल पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल टर्म है, उसका वो उल्लंघन करता है, उसको वॉयलेट करता है, और फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांगता है, कभी नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन 16 बताता है दैट दिस पर्सन कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस because the purpose of the contract is lost, because the object of the contract is lost, because the desired relationship between the parties cannot be established, because since the contract has become infructuous, the contract has become infructuous. समझ में आया? Yes, sir. नाउ जब भी हम एसेंशियल कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंडीशंस की जब भी बात होती है, तो कंडीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट. Condition precedent, that is A has given 10,000 rupees to B. A has given 10,000 rupees to B. You have to go to London. So first of all, A has to go to London. Then only A will give. Then only B will give. Sorry, B will be having 10,000 rupees. तो दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट. कंडीशन प्रेसिडेंट तुमको पहले परफॉर्म करना होता है. सो कंडीशन प्रेसिडेंट को कैसे कंस्ट्रू करा जाता है, कैसे कैसे इंटरप्रेट करा जाता है? कंडीशन प्रेसिडेंट को हमेशा इंटरप्रेट करा जाता है इन अ लिबरल मैनर. लिबरल मैनर, बिकॉज कंडीशन प्रेसिडेंट्स हैव वेस्टिंग टेंडेंसीज. वेस्टिंग टेंडेंसीज, वेस्टिंग टेंडेंसी मतलब अधिकार देने का काम करता है. कंडीशन प्रेसिडेंट हमेशा अधिकारों को देने का काम करता है. कंडीशन प्रेसिडेंट हमेशा अधिकारों को देने का काम करता है. कंडीशन प्रेसिडेंट हमेशा अधिकारों को देने का काम करता है. सो कंडीशन प्रेसिडेंट हैज वेस्टिंग टेंडेंसीज. Condition subsequent, A has given 10,000 rupees to B, या फिर A has transferred the property to B, and you have to go to England, and if you do not go, the property will go to C. तो पहले हमने प्रॉपर्टी B को दे दी, और फिर B को एक साल के अंदर, या B को फिर उसके बाद लंदन जाना था. अगर वो नहीं जाता तो ये प्रॉपर्टी उससे छीन के हम C को दे देंगे. तो यहां पे जो कंडीशन बी को फुलफिल करनी है वो प्रेसिडेंट नहीं है, कंडीशन सब्सिक्वेंट है. तो कंडीशन सब्सिक्वेंट हैज टू बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली. स्ट्रिक्टली क्यों? क्योंकि इनका काम होता है अधिकारों को छीनना. दैट इज दे आर डाइवेस्टिंग इन नेचर. कंडीशन सब्सिक्वेंट्स आर डाइवेस्टिंग इन नेचर. कंडीशन सब्सिक्वेंट्स आर डाइवेस्टिंग इन नेचर. कंडीशन प्रेसिडेंट्स आर वेस्टिंग इन नेचर. कंडीशन सब्सिक्वेंट आर डाइवेस्टिंग इन नेचर. ओके, राइट. तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू सी दैट वेदर देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड टू इट और नॉट. ऐसे ट्रांसफर या ऐसे ट्रांसफर्स अगर होते हैं, तो उनको हम कंडीशनल ट्रांसफर्स बोलते हैं. कंडीशनल ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और बी के पास इमीडिएटली प्रॉपर्टी पहुंच गई. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी और उसके साथ जो एसोसिएटेड राइट्स हैं वो भी बी के पास पहुंच गए. तो इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट. वी हैज द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को, बट इसके पास प्रॉपर्टी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये डिपेंड करता है कि वेदर द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड और नॉट. तो ये क्या ट्रांसफर है? ये कंडीशनल ट्रांसफर है. ये क्या है? वेस्टेड ट्रांसफर है. ये है वेस्टेड इंटरेस्ट, ये है कंटिंजेंट इंटरेस्ट. कंटिंजेंट इंटरेस्ट या कंडीशनल ट्रांसफर, कंटिंजेंट इंटरेस्ट. कंटिंजेंट इंटरेस्ट मतलब the vesting of the interest is dependent upon the fulfillment of a contingency which may or may not happen. ठीक है. सो एक तो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट. एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट. वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट, एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट. ठीक है. सो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके अंदर एक इसेंशियल टर्म होगी. वो एक एसेंशियल टर्म है, वो आपको देखनी है वो एसेंशियल टर्म कैसी है. अगर वो कंडीशन प्रेसिडेंट टाइप की है, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको सब्सटेंशियली परफॉर्म कर दीजिए. आप उसको सब्सटेंशियली परफॉर्म कर दीजिए. अगर आपने सब्सटेंशियली भी परफॉर्म कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो आपने परफॉर्म करा है. अगर आपने सब्सटेंशियली भी परफॉर्म करा है
तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उसको परफॉर्म करा है। सब्सटेंशियली भी आपने अगर परफॉर्म कर लिया है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने परफॉर्म करा है। ठीक है, सो हाँ, तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये देखना है कि उसमें क्या इसेंशियल टर्म है, और वो इसेंशियल टर्म कंडीशन प्रेसिडेंट के फॉर्म में है या कंडीशन सब्सिक्वेंट के फॉर्म में है। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट के फॉर्म में है तो आप उसको क्या करिए, आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म कर दीजिए। इसको कहते हैं सब्सटेंशियल कंप्लायंस। इसका मैं इलस्ट्रेशन दूंगा अभी। मगर अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है तो कंडीशन सब्सिक्वेंट में आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है, आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। सिंस देखो अभी हमने ब्रेक के बाद शुरू करा है सेक्शन 16। ब्रेक के बाद हमने क्या किया है शुरू, सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमको बताता है हु कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 16 में पहला तो यही हो गया, अगर किसी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है तो उसके बाद तुम स्पेसिफिकली परफॉर्म भी करवाओगे तो बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, क्लॉज टू ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई मटेरियल टर्म है, मटेरियल टर्म या एसेंशियल टर्म है या एसेंशियल कंडीशन है, उसको तुमने कंप्लाई नहीं करा है, उसको तुमने कंप्लाई नहीं करा है, तो you cannot seek specific performance. You have not complied any essential term of the contract. You cannot seek specific performance because the contract has become infructuous. The contract has become infructuous. It has lost its purpose. जिस लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो पर्पस ही लॉस्ट हो गया। जो रिलेशनशिप पार्टीज ने सोची थी स्टैब्लिश करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगी बिकॉज द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनफ्रक्चुअस। ठीक है, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनफ्रक्चुअस। ठीक है, एग्जाम्पल, ए ने बी को 10,000 रुपीज दिए, यू हैव टू ग्रो क्रॉप्स। अब वो क्रॉप्स की जगह कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, अब उसके बाद कह रहा है स्पेसिफिकली परफॉर्म भी करो। बिल्कुल नहीं, नहीं कह सकता। वो कहेगा भी तो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज लॉस्ट, द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज लॉस्ट। ठीक है, तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि उसके अंदर कंडीशंस हैं कि नहीं है। तो कंडीशंस भी दो तरीके की होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सीक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सीक्वेंट। ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब पहले कंडीशन फुलफिल करो, देन ओनली द इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड। जैसे एग्जांपल, ए हैज गिवन 10,000 रुपीज टू बी प्रोवाइडेड ही गोज टू इंग्लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैज टू गो टू इंग्लैंड, देन ओनली 10,000 रुपीज विल बी गिवन टू हिम। सो दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट को हमेशा हम लिबरली इंटरप्रेट करते हैं। लिबरली मतलब एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हम कंप्लाई करेंगे, जितना मुमकिन हो उतना हम कंप्लाई करेंगे। ए हैज गिवन 10,000 रुपीज टू बी दैट यू हैव टू गो टू इंग्लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू गो टू इंग्लैंड, देन ओनली द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू बी। राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट? कंडीशन सब्सिक्वेंट का इलस्ट्रेशन ये हो सकता है, दैट इज ए हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू बी एंड इफ ही डू नॉट गो टू इंग्लैंड the property will transfer to C. तो यहां पे B has a responsibility that first of all the property is transferred to B, but for the purpose of retaining the interest, B should go to England within 1 year, या जो भी कंडीशन हो, तो B has to fulfill the condition, otherwise the property will go to C, so B will be divested of his interest. B will be divested of his interest, मतलब जो प्रॉपर्टी उसके पास आई थी वो प्रॉपर्टी छीन के किसी और के पास चली जाएगी। तो एक बात याद रखिए, जो कंडीशन प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, कंडीशन प्रेसिडेंट्स आर ऑलवेज वेस्टिंग इन नेचर। उनका काम होता है अधिकारों को देना। तो अधिकारों को देने वाली जो कंडीशंस होती है उनको हम लिबरली इंटरप्रेट करते हैं। जितना मुमकिन हो सके उतना हम पॉसिबली उसको परफॉर्म करेंगे, है ना।
whereas condition subsequents are always divesting in nature. They are to be interpreted very strictly. They are to be interpreted very strictly. ठीक है, क्योंकि यहां पे किसी के अधिकार छीनने की बात हो रही है, तो लॉ हमेशा वेस्टिंग को प्रेफर करता है, ना कि डाइवेस्टिंग को. इसलिए कहावत भी है, लॉ फेवर्स वेस्टिंग नॉट डाइवेस्टिंग. कहावत है, लिख लो चाहो तो रेस्टो में, लॉ फेवर्स वेस्टिंग नॉट डाइवेस्टिंग. लॉ फेवर्स वेस्टिंग नॉट डाइवेस्टिंग. तो ये कहावत भी है, लॉ फेवर्स वेस्टिंग नॉट डाइवेस्टिंग. ओके, ऑलराइट. सो अभी हमने क्या सीखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हम देख लें कि किस तरह की कंडीशन दे रखी है, कंडीशन प्रेसिडेंट है कि कंडीशन सब्सिक्वेंट है. ठीक है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कोई एसेंशियल कंडीशन है और वो कंडीशन प्रेसिडेंट के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, सब्सटेंशियली उसको कंप्लाई करना है. और अगर कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट है तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है. और हम ऐसा नहीं करते तो हमने क्या किया, हमने उस एसेंशियल टर्म का वायलेशन कर दिया. हमने उस एसेंशियल टर्म का वायलेशन कर दिया. और अगर हमने उस एसेंशियल टर्म का वायलेशन कर दिया और फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, हम नहीं मांग सकते, बिकॉज देयर इज एन एम्बार्गो ऑफ सेक्शन 16 का बी. समझ में आया? सेक्शन 16 का बी समझ में आया? यस सर. राइट. बाकी अलका, यस सर. समझ में आया ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया अभी? सारंग, प्रदीप? ऑल क्लियर सर एकदम. ठीक है. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जब आए ना, कॉन्ट्रैक्ट आए तो उसमें फिर देखो कि क्या क्या कोई एसेंशियल कंडीशन है जो वायलेट हो रही है. और अगर वायलेट हो रही है, अगर एसेंशियल कंडीशन वायलेट हो रही है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, अब आते हैं इधर सेक्शन 16 के क्लॉज बी में. सेक्शन 16 के क्लॉज में बी में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो स्टैंड आउट करते हैं. पहला वर्ड मैंने टिक करवाया है, अंडरलाइन करवाया, दैट इज इसेंशियल टर्म. उसको अंडरलाइन कर दीजिए, वायलेटिंग एनी इसेंशियल टर्म. दूसरा टर्म है वेरिएंस और सबवर्जन. दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, वेरिएंस और सबवर्जन. तो वेरिएंस और सबवर्जन में हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है और आपने क्या किया है, आपने ऑप्टिमम वे में यू हैव ऑप्टिममली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में आपने यूटिलाइज करा है. यू हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ठीक है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट था या एक ट्रस्ट था, ए बी सी और डी, उनको ग्रांट मिला एक्स के द्वारा टू कंस्ट्रक्ट अ हॉस्पिटल डेडिकेटेड फॉर एनिमल्स. मगर जो रिसोर्सेज थी उससे सिर्फ एक डिस्पेंसरी ही बन सकती थी, तो इन्होंने क्या किया, डिस्पेंसरी बना दी. तो क्या ये कहेंगे कि वायलेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का? द आंसर इज नो. दे हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस. इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस. Doctrine of Cyprus, that is utilizing the resources in the best possible way. So can we say that the parties have subverted? Subversion का मतलब होता है जो मूल्यांकन होता है, जो क्वालिटी होती है, एग्जैक्ट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया. तो क्या हम कह सकते हैं कि they have varied the contract? No, they have not varied the contract. डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस जो होती है वो वेरिएशन नहीं होता, वेरिएंस नहीं होता. इट इज as if the contract has been performed. It is as if the contract has been performed. क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में क्या होता है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी. इसके लिए हमें सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी पढ़ना होता है. सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी में पढ़ाऊंगा जब सीपीसी करेंगे. तो सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी में ये स्पेसिफिकली है, इट इज रिलेटेड टू पब्लिक ट्रस्ट्स. तो पब्लिक ट्रस्ट में क्या होता है,
पब्लिक ट्रस्ट में जो उसका ऑब्जेक्ट है, अगर आपने ऑप्टिमम वे में भी अचीव कर लिया है, सब्सटेंशियली अचीव भी कर लिया है, सेक्शन 91 को हम सेक्शन 26 ऑफ टीपीए के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 91 रेड विद सेक्शन 26 ऑफ टीपीए, ये बना लीजिए। तो इसमें कभी भी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, कभी भी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है और उसको आपने ऑप्टिमम वे में परफॉर्म कर लिया है, जैसे एग्जांपल ए और बी, I will give 10,000 rupees if you marry with the consent of C, D and E. मगर जब शादी की बारी आई तो डी ई की डेथ हो गई है, तो ई से ई का कंसेंट तो अचीव हो नहीं सकता, तो बी हैज ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ सी एंड डी। सो बी हैज ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ सी एंड डी, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम वे में सब्सटेंशियली कंप्लाई कर लिया। तो सिंस ही हैज सब्सटेंशियली कंप्लाई द कॉन्ट्रैक्ट, it will be seen as if B has fulfilled the condition precedent. समझ में आया? बोली, समझ में आया? Yes, sir. Yes. Right. तो सेक्शन 16 का क्लॉज 1, सेक्शन 16 का क्लॉज 2, 16 का 1, 14 का 1, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस 16 1 में भी। नाउ 16 क्लॉज 3 सी, who fails to prove that he has performed or has been ready and willing to perform the essential terms of the contract। ठीक है, who fails to prove को अंडरलाइन करिए, who fails to prove को अंडरलाइन करिए, who fails to prove को अंडरलाइन करिए। अब पहले मैं आपको कंपेयर कराता हूं कि ये जो 16 का जो सी था, 16 का जो सी था, ये 1963 एक्ट में कैसा था? 16 का सी, 16 का सी जो 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, कैसा था? हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई रिलीफ मांगनी है कोर्ट से, आपको कोई रिलीफ कोर्ट से मांगनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको अपने प्लेंट में एवर करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट एन एवरमेंट। एवरमेंट मतलब जो भी आप चीज कंटेंट करेंगे वही आपको मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कोर्ट देखेगा, मगर लिखोगे तो, बोलोगे तो, मांगोगे तो। सो वॉट एवर रिलीफ इज सॉल्ट, यू हैव टू मेक एन एवरमेंट, है ना? यू हैव टू मेक एन एवरमेंट, राइट। तो जो सेक्शन 16C जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें क्या था? जो ये फर्स्ट लाइन है ना, हु फेल्स टू एवर एंड प्रूव, तो यहां प्रूव से पहले एवर था। हु फेल्स टू एवर एंड प्रूव, एवर एंड प्रूव। तो सेक्शन 16 वैसे कहता क्या है? सेक्शन 16 ये कहता है कि देखो दो पार्टीज हैं, ए और बी, और ये सेक्शन 16C का रिलेशन सेक्शन 38 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ है, रिलेशन है। वो क्या है बताता हूं। देखो ए और बी जो दो पार्टीज है ना, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, so why they are contracting, while they are contracting they are actually promising each other that they will perform their respective promises. This is the promise. A और B का जो promise है वो ये है, whatever they are promising that they shall comply their respective promises. दोनों अपने promises को comply करेंगे, okay. तो अगर तुम एक्चुअली परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो what is expected from the party, that the party must show the intention that I will perform my contract. तो अगर तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर भी नहीं पा रहे हो, मतलब कर नहीं पा रहे हो, तो तुम कम से कम इंटेंशन तो शो करो that I am willing to perform my part of the promise. So both the parties must show the willingness to perform their respective promises. तो विलिंगनेस ही अगर शो नहीं होगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि अगर विलिंगनेस ही नहीं दिखा रही है पार्टी, विलिंगनेस ही नहीं दिखा रही है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी का इंटेंशन जो है वो परफॉर्म करने का है नहीं, है ना? तो विलिंगनेस बड़ा जरूरी है। तो सेक्शन 16 इसी के बारे में, सेक्शन 16 क्या कहता है? हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड और हैज ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम other than the terms the performance of which has been prevented or waived by the defendant. लास्ट लाइन को भी नहीं पढ़ेंगे। क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में
अरे ये देखना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल टर्म है, और द पार्टी इज विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो विलिंगनेस कैसे, इसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये होगा तो समझ जाएंगे इंटेंशन है कि नहीं है। इसको पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज बाय लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बाय लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो उससे पता चलेगा कि भाई इंटेंशन ऑफ द पार्टी थी या नहीं थी। तो सेक्शन 16C कहता है, अगर कोई व्यक्ति है, एनी पर्सन हु फेल्स टू प्रूव that he has performed the contract or he is willing to perform the contract, this person cannot seek specific performance, that person cannot seek specific performance। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। वो क्या है इलस्ट्रेशंस, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए को गुड सप्लाई करने हैं, बी को गुड सप्लाई करने हैं, और ए को क्या करना है, ए को मनी देना है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि ए अपफ्रंट पैसा ही पे करे तब उससे इंटेंशन पता चले, नहीं। अगर ये भी शो कर दे कि जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन आई वॉज हैविंग सफिशिएंट मनी इन माई बैंक अकाउंट, और आई हैव एक्चुअली मेड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन योर फेवर, सो इट इज सरफाइस डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, द रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस डज नॉट अप्लाई, द रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस डज नॉट अप्लाई इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो यहां पे वो पैसा ऑफर कर रहा है, सॉरी पैसा जो है वो एक्चुअली दे रहा है, उससे इंटेंशन शो नहीं हो रहा है। इफ ही हैज शोन दैट आई वाज हैविंग सफिशिएंट फंड्स इन माय अकाउंट while we contracted, it is suffice। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ये बोल दे कि भाई जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आई हैव मेड अ पोस्ट डेटेड चेक which will be paid to you at the completion of the transaction। ठीक है, so it is good enough to show that I have the intention to perform my part of the promise, I have the intention to perform the essential term of the contract, and if he does so, if he can show that, he is entitled to seek specific performance under section 16 का B। मगर अगर कोई ये कहे कि भाई अगर कोई ये कह दे कि भाई कोई स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कोई नहीं है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कि by looking at the facts and circumstances of the case you can assess whether the person is entitled to specific performance or not, whether he had the intention, whether he has the willingness to perform his part of the promise or not। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब सेक्शन 16 का जो सी है ना, उसको एक्सप्लेनेशन 1 और 2 के साथ पढ़ा जाता है, पढ़िए उसको। Where a contract involves the payment of money, it is not essential for the plaintiff to actually tender to the defendant or to deposit in the court any money except when so directed by the court। तो इससे कुछ पता नहीं चलता कि हमने कोर्ट में पैसा जमा करा दिया, तो इट कैन बी अ शैम, इट कैन बी अ क्या कहते हैं उसको, इट कैन बी अ ट्रैप। सिर्फ अपनी इंटेंशन शो करने के लिए मैं पैसा जमा करा रहा हूं, नहीं होता। ज्यादातर ऐसा होता है कि जिसको कभी पैसे मारने होते हैं तो वो पहले 2-3 उधार जो होते हैं बहुत जल्दी चुकाता है, फिर वो बड़ा आपका विश्वास जीत के बड़ा पैसा लेता है, भाग जाता है। सो इससे कुछ पता नहीं चलता। Whether the person was willing to perform his part of the promise depends upon the facts and circumstances of the case। The plaintiff must prove, clause 2, the plaintiff must prove the performance or readiness and willingness to perform the contract according to its true construction। According to its true construction, इसका मतलब क्या है? According to its true construction,
अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन को अंडरलाइन करिए। अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो ये विलिंगनेस है ना व्यक्ति की, वो कैसे पता लगाओगे? willingness has to be assessed with respect to the condition, with respect to the essential condition of the contract. ठीक है, so willingness has to be associated, willingness has to be assessed. willingness को assess करो किसके 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 across रख के, so willingness has to be assessed, willingness has to be assessed with respect to the essential terms of the contract. Okay, how? Suppose the condition is a condition precedent, suppose the condition is a condition subsequent. तो अगर कंडीशन प्रेसिडेंट को उसने सब्सटेंशियली कंप्लाई कर दिया है तो समझा जाए कि भाई ही इज द विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मगर कंडीशन सब्सिक्वेंट में उसको एज इट इज, विदाउट एनी एनक्रोचमेंट, विदाउट एनी डेफिशिएंसी, एज इट इज कंप्लाई करना है, एज इट इज कंप्लाई करना है। ठीक है, सो इफ ही डज नॉट, इसका मतलब होता है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट you will carve out what are the essential conditions and what is the tendency of those conditions. If the tendency of the condition is condition precedent, the duty which lies on you is that you have to substantially comply it, and if you are moving in that direction, it is sufficient enough to prove your willingness. On the contrary, if the condition is condition subsequent and you are not willing to perform the contract, willing to perform the condition strictly, so in that case you do not have the willingness to perform the contract in its true construction. And moreover, whether you have the intention, whether you have the willingness to perform the contract or willingness to perform the essential condition or not, it depends upon the facts and circumstances of the case. समझ में आया? So this is what is provided by section 16. ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझ लीजिए, वो ये है सेक्शन 16 में व्हाट इज द नेसेसरी चेंज। 2018 ने वर्ड जो एवर है ना वो काट दिया, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम प्रूव ही कर दो ना वो ही बहुत है। पहले आपको लिखना भी पड़ता था, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस होते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एनेक्स करने पड़ेंगे, मगर अब कोई जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ प्रूव करना है। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन 2018 because of 2018 act in section 16. ठीक है, okay, so now we can summarize our class. तो अभी हम जो क्या नाम है उसका, अभी तक का, आज तक का जो कॉन्ट्रैक्ट, आज तक का जो एसआरए है, हमने सेक्शन 73 कंप्लीट कर लिया है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 73 है, जस्ट आई हैव टू डिस्कस, दैट इज मार्केट रेट थ्योरी। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, मगर कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए में जो 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 दोनों में जो आर्टिकुलेशन है, इट इज रिलेटेड टू हाउ द रेमेडी कैन बी सॉट। ठीक है, सो आज की जो क्लास का, जो आज की जो सुपर क्लास का जो पर्पस था वो हमारा ओवर हो गया। ठीक है, सो वी हैव फुलफिल्ड द पर्पस, that is now we know that what is the necessary change which has been brought by 2018 amendment. Now in the next class we are going to discuss each and every sections separately. ठीक है, so let's call it a day, we are done for the day. बच्चों को बोलिए मंडे को सबको ऑफलाइन आना कंपलसरी, मंडे और ट्यूसडे। क्यों? अब वीक के स्टार्टिंग में 3 डेज इन लोगों को कंपलसरी कि लोग ऑफलाइन आए। नहीं तो वो तो देखना, एक मिनट जाओ, मैं लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। बाय चांस ये एक सेकंड। अरे It's not a game, it's a rich thing.